Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने और आप तक ऐसा उपयोगी कंटेंट पहुंचाते रहने के लिए कृपया हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हमारे सामने है एनसीईआरटी कक्षा 11 के इतिहास का अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जब हम रोमन साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो तलवारें, रथ, ग्लैडिएटर्स यही सब दिमाग में आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये साम्राज्य सिर्फ अपनी सैन्य ताकत के दम पर टिका था? मतलब लगभग 600 साल ही बहुत लंबा समय है, या फिर उसकी असली ताकत उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी अर्थव्यवस्था और समाज की कह सकते हैं जटिल बुनावट में छिपी थी? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये समझना जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। ईसा के जन्म से लेकर मतलब 7वीं सदी तक लगभग 630 साल। इस पूरे समय में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के ज्यादातर हिस्से पर दो ही महाशक्तियां थीं, रोम और ईरान। और ये दोनों पड़ोसी थे? पड़ोसी भी और कह सकते हैं कट्टर दुश्मन भी। इनके बीच की सीमा फरात नदी थी जी। लेकिन रोमन साम्राज्य की असली जान, उसकी धड़कन वो भूमध्य सागर में बसती थी। मेडिटेरेनियन सी। अच्छा, मतलब ये सागर साम्राज्य के दिल की तरह था। बिल्कुल, जिसके चारों ओर उसका विशाल शरीर फैला हुआ था 3 महाद्वीपों पर। 3 महाद्वीपों पर, ये सोचने में ही अविश्वसनीय लगता है। आज की टेक्नोलॉजी के बिना वो लोग इसे मैनेज कैसे करते थे? क्या था उनका सीक्रेट सॉस? उनका सीक्रेट सॉस, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही चालाक राजनीतिक व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत 27 ईसा पूर्व में सम्राट ऑगस्टस ने की थी। इसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। प्रिंसिपेट? हाँ। अब देखिए, ऑगस्टस असल में एक तानाशाह था, सारी शक्ति उसी के हाथ में थी, लेकिन उसे ये पता था कि रोम के लोग राजाओं से नफरत करते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सदियों पहले राजतंत्र को उखाड़ फेंका था। सही बात है। तो यही उसकी चालाकी थी। उसने खुद को राजा या सम्राट घोषित नहीं किया। तो फिर क्या कहा उसने? उसने खुद को कहा प्रिंसिप्स, जिसका मतलब होता है प्रमुख नागरिक। प्रमुख नागरिक मतलब फर्स्ट सिटीजन जैसा कुछ? एक तरह की पॉलिटिकल ब्रांडिंग। बिल्कुल। वो बस ये दिखावा करता था कि मैं आप में से ही एक हूं, बस थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जबकि असलियत में शासन के जो 3 मुख्य स्तंभ थे, उनमें से 2 पूरी तरह उसके कंट्रोल में थे। और वो 3 स्तंभ कौन से थे? पहला तो सम्राट खुद, जो सत्ता का केंद्र था। दूसरा था सेनेट मतलब वो जो अमीर परिवारों की काउंसिल होती थी? हाँ, रोम के सबसे अमीर और कुलीन परिवारों का क्लब था वो। ऑगस्टस ने सेनेट का सम्मान करने का दिखावा किया ताकि अभिजात वर्ग को लगे कि उनकी भी कोई अहमियत है, और किसी सम्राट को अच्छा या बुरा इसी बात से आंका जाता था कि उसका सेनेट के साथ रिश्ता कैसा है। ठीक है। और तीसरा स्तंभ, मुझे लगता है वो सेना होगी। सही पकड़ा आपने। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ थी सेना। रोमन सेना कोई पार्ट टाइम सेना नहीं थी, ये एक पूरी तरह से प्रोफेशनल पेड आर्मी थी। पेड आर्मी उस जमाने में। हाँ, सैनिकों को कम से कम 25 साल की सर्विस करनी पड़ती थी और उन्हें बाकायदा वेतन मिलता था। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सैनिकों की वफादारी उस जनरल के प्रति नहीं, बल्कि सम्राट के प्रति होती थी जो उन्हें वेतन देता है। बिल्कुल। और इसी वजह से सेना बहुत शक्तिशाली हो गई। 4वीं शताब्दी तक इसमें करीब 6 लाख सैनिक थे। 6 लाख? हाँ, ये साम्राज्य का सबसे बड़ा संगठित निकाय था और धीरे धीरे ये इतने ताकतवर हो गए कि ये तय करने लगे कि अगला सम्राट कौन बनेगा। मतलब अगर सेना किसी सम्राट से नाखुश हो गई तो वो विद्रोह कर देती थी। सम्राटों का भाग्य असल में सेना के हाथ में था। ठीक है, तो ये तो हुई केंद्र की बात, सम्राट, सेनेट और सेना। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, जो इटली से हजारों मील दूर तक फैला था, उसे कैसे चलाया जाता था? प्रांतों का शासन कैसे चलता था? इसका जवाब शहरों में छिपा है। रोमन साम्राज्य की असली रीढ़ की हड्डी थे भूमध्य सागर के तट पर बसे बड़े बड़े शहर, जैसे कि कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये पूरे साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सेंटर थे। अच्छा, तो शहर एक तरह से टैक्स कलेक्शन सेंटर का काम करते थे। बिल्कुल।
सरकार इन्हीं शहरों के जरिए दूर दराज के गांवों पर टैक्स लगाती थी, क्योंकि साम्राज्य की ज्यादातर दौलत तो खेती से ही आती थी। और क्या स्थानीय लोगों की इसमें कोई भूमिका थी? हाँ, और यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी तक साम्राज्य को चलाने वाले बड़े अधिकारी और सेनापति वो इटली के कुलीन परिवारों से नहीं आ रहे थे। तो फिर कहाँ से आ रहे थे? वो प्रांतों के अमीर और पढ़े लिखे लोगों में से आने लगे। ये एक नया संभ्रांत वर्ग था जो सेनेटरों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें सीधा सम्राट का समर्थन हासिल था। तो सत्ता धीरे धीरे रोम के पुराने ओल्ड मनी परिवारों के हाथों से निकलकर प्रांतों के नए और प्रभावशाली लोगों के हाथों में जा रही थी। ये तो इतिहास में एक क्लासिक पैटर्न है। सही कहा आपने। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा इतनी आसानी से तो नहीं चली होगी। मैंने तीसरी सदी में एक बड़े संकट के बारे में पढ़ा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तीसरी शताब्दी का दौर संकट का काल कहलाता है। 233 ईस्वी के बाद उत्तर से जर्मन जनजातियों ने, जैसे फ्रैंक, अल्मनी, गॉथ, इन्होंने राइन और डेन्यूब नदियों की सीमाओं पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। तो साम्राज्य को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। हाँ, और अंदरूनी तनाव भी बहुत ज्यादा था। और इस तनाव का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। बताइए। सिर्फ 47 सालों में 25 सम्राट हुए। 25 सम्राट सिर्फ 47 सालों में? मतलब हर सम्राट का औसत कार्यकाल 2 साल से भी कम था। साम्राज्य तो लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा दौर था जब साम्राज्य बाहरी हमलों और अंदरूनी गृह युद्ध दोनों से जूझ रहा था। इस तरह की राजनीतिक उथल-पुथल का असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ता होगा? चलिए अब सम्राटों और सेनाओं की दुनिया से निकलकर एक आम रोमन परिवार के अंदर झांक कर देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रोमन समाज में कुछ बातें बहुत हैरान करने वाली हैं। जैसे परिवार की संरचना। हमें लगता है कि पुराने जमाने में बड़े-बड़े संयुक्त परिवार होते होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन रोमन समाज में आज की तरह न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार का चलन था। वयस्क बेटे अपने पिता के साथ नहीं रहते थे। ये तो वाकई में बहुत आधुनिक बात है। और महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या उन्हें कोई अधिकार मिले हुए थे? कानूनी तौर पर महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत थी, जो उस दौर के हिसाब से असाधारण है। कैसे? पत्नी अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी बनी रहती थी। उसका पति उस पर हक नहीं जता सकता था। वो अपनी संपत्ति की मालिक होती थी। और तलाक? तलाक लेना भी बहुत आसान था। पति या पत्नी में से किसी एक को बस रिश्ता तोड़ने का एक नोटिस देना होता था। एक मिनट। तो एक तरफ कानून महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और तलाक की आज़ादी दे रहा है, और दूसरी तरफ हम क्रूरता की कहानियां भी सुनते हैं। जैसे सेंट ऑगस्टिन बताते हैं कि उनके पिता उनकी मां को नियमित रूप से पीटते थे। ये कैसा विरोधाभास है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और ये दिखाता है कि कानूनी अधिकार और सामाजिक सच्चाई में कितना बड़ा अंतर हो सकता है। समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। पतियों का अपनी पत्नियों पर पूरा नियंत्रण होता था। सेंट ऑगस्टिन तो यहां तक कहते हैं कि उनके शहर की लगभग सभी पत्नियों के शरीर पर चोट के निशान थे। तो कानून कागज पर था, लेकिन घर के अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। ये वाकई सोबरिंग है। अच्छा, समाज के एक और पहलू यानी साक्षरता के बारे में क्या पढ़ना लिखना आम था? काम चलाओ साक्षरता काफी फैली हुई थी, लेकिन ये हर जगह एक जैसी नहीं थी। इसका कोई सबूत है हमारे पास? हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण है पोम्पेई शहर, जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से राख के नीचे दब गया था। अच्छा। वहां के दीवारों पर लिखे विज्ञापन और तरह तरह के संदेश मिलते हैं। इससे पता चलता है कि शहरों में काफी लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो दीवारों पर लिखे ये पुराने जमाने के ग्राफिटी हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल। अब अगर इस समाज को चलाने वाले आर्थिक इंजन की बात करें, तो वो क्या था? इतनी बड़ी सेना और प्रशासन का खर्च कैसे चलता था? इस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत विशाल और कह सकते हैं संगठित थी। इसमें बंदरगाह, खाने, खदाने, जैतून के तेल के कारखाने, इन सब का एक मजबूत नेटवर्क था। गेहूं, शराब और जैतून का तेल जैसी चीजें पूरे साम्राज्य में भेजी जाती थीं। और ये भेजी कैसे जाती थी? इन्हें एम्फोरा नाम के खास तरह के मटकों में ले जाया जाता था। रुकिए, ये एम्फोरा वाली बात बहुत दिलचस्प है। मैंने पढ़ा है कि रोम में मोंटे टेस्टेक्यो नाम की एक जगह है, जो असल में इन्हीं टूटे हुए मटकों का एक पहाड़ है। हाँ, बिल्कुल। उस एक जगह पर 5 करोड़ से ज्यादा मटकों के अवशेष मिले हैं। 5 करोड़? जी। और ये कोई कूड़े का ढेर नहीं है, ये एक आर्थिक दस्तावेज है।
ये हमें बताता है कि रोम शहर की खपत कितनी ज्यादा थी। वो एक भूखे राक्षस की तरह पूरे साम्राज्य से संसाधन खींच रहा था। और इन मटकों से हमें व्यापार के बारे में और क्या पता चलता है? पुरातत्वविदों ने ड्रेसल 20 नाम के एक खास तरह के कंटेनर के अवशेषों का अध्ययन किया है। अच्छा। इसमें स्पेन से जैतून का तेल आता था और उन्होंने पाया कि 140 से 160 ईस्वी के दौरान स्पेन के जैतून के तेल ने इटली के तेल को बाजार से बाहर कर दिया था। अरे वाह, ये तो एकदम आज की तरह की कहानी है, एक तरह की प्राचीन ग्लोबलाइजेशन। साम्राज्य का एक प्रांत मतलब स्पेन बेहतर क्वालिटी और कम दाम पर सामान बनाकर साम्राज्य के केंद्र यानी इटली के बाजार पर कब्जा कर लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी जुड़ी हुई और प्रतिस्पर्धी थी। और इस विशाल आर्थिक मशीन को चलाने के लिए जो ईंधन लगता था वो था इंसानी श्रम मतलब दास। हाँ, खासकर दासों का श्रम। गणतंत्र के समय में इटली की 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जब साम्राज्य में शांति स्थापित हो गई और युद्ध कम हो गए तो दासों की सप्लाई भी कम हो गई होगी। हाँ, यही हुआ। जब लड़ाइयां कम हुई तो दासों की सप्लाई चेन टूट गई। तब मालिकों ने दूसरे तरीके अपनाए, जैसे दास प्रजनन या फिर दिहाड़ी मजदूरों को काम पर रखना, जो दासों से सस्ते पड़ते थे। लेकिन श्रम पर नियंत्रण तो कठोर ही रहा होगा। बहुत कठोर। लेखक कोलुमेला सलाह देते हैं कि मजदूरों के 10-10 के ग्रुप बनाओ ताकि पता चले कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। कई जगहों पर दासों को पैरों में जंजीरें डालकर एक साथ काम करवाया जाता था। ये इस आर्थिक समृद्धि का एक बेहद क्रूर और स्याह पहलू था। तो तीसरी सदी के संकट और इस जटिल सामाजिक आर्थिक ताने बाने के बाद साम्राज्य का क्या हुआ? वो संकट से उभरा कैसे? साम्राज्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। 4वीं से 7वीं शताब्दी के इस दौर को परवर्ती पुराकाल या लेट एंटिक्विटी कहते हैं। इस दौरान साम्राज्य ने खुद को रीबूट किया, कह सकते हैं। रीबूट किया कैसे? सम्राट डायोक्लेशियन ने सीमाओं को मजबूत किया, प्रांतों को फिर से व्यवस्थित किया और सेना को नागरिक प्रशासन से अलग कर दिया। और उसके बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन आए, जिन्होंने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए। हाँ, कॉन्स्टेंटाइन ने 2 क्रांतिकारी काम किए। पहला, उन्होंने सॉलिडस नाम का एक नया सोने का सिक्का चलाया, 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का। अच्छा। यह सिक्का इतना स्थिर और भरोसेमंद था कि साम्राज्य के पतन के सैकड़ों साल बाद तक चलता रहा। और दूसरा बड़ा काम? उन्होंने एक नई राजधानी बनाई, कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल। तो एक नई स्थिर मुद्रा और एक नई रणनीतिक राजधानी, ये कदम एक लड़खड़ाते साम्राज्य को स्थिर करने और उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूर्व की ओर ले जाने के लिए उठाए गए लगते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं सदियों में 2 और बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। वो क्या थी? पहला, रोमन साम्राज्य का ईसाईकरण हुआ और ईसाई धर्म राजकीय धर्म बन गया। और दूसरा, 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ, जिसने कुछ ही दशकों में पूर्वी रोमन साम्राज्य के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जी। तो रोमन साम्राज्य की कहानी सिर्फ सम्राटों और उनकी सेनाओं की कहानी नहीं है। ये एक जटिल प्रशासनिक व्यवस्था, एक तरह की ग्लोबल अर्थव्यवस्था और एक ऐसे समाज की कहानी है जिसमें कानूनी अधिकारों और सामाजिक क्रूरता जैसी आधुनिक विरोधाभासी बातें भी मौजूद थीं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देती है। स्रोत हमें बताते हैं कि रोम यानी केंद्र और प्रांतों यानी परिधि के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता था। धीरे धीरे प्रांत आर्थिक और राजनीतिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होते गए। यह गतिशीलता, जहां परिधि केंद्र से अधिक शक्तिशाली हो जाती है, क्या यह इतिहास में कई महान साम्राज्यों के पतन की व्याख्या कर सकती है? ये एक सोचने वाली बात है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और ज्ञानवर्धक सत्र लाते रहेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.